देखो, चमगादड़ों के बारे में तुमको पता है, उल्टे लटके दिखते हैं, और यदि कहीं पर चमगादड़ आपको दिखते हो तो वो ऐसे आपके सामने से आते हैं, ऐसे आपके सामने सीधे मुड़ जाते हैं, पट्टे से एकदम बगल से, टकराते कभी नहीं आपसे। सामने पेड़ लगा होता है, पेड़ की पत्तियों के बीच में ऐसे निकल सुट सुट घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चमगादड़ हैं, इनके अंदर बहुत सारे वायरस का भंडार है, बहुत सारे वायरस इसके अंदर, और फिर फैल जाते हैं तो लोग परेशान होते हैं। जैसे कोविड फैला था, निफा फैला था, अभी भी निफा के बारे में तो बातचीत चली रही है। तो क्वेश्चन ये है कि चमगादड़ों में इतने सारे वायरस हैं और उसी के अंदर बैठे रहते हैं, फिर चमगादड़ों को नुकसान क्यों नहीं होता है? एक क्वेश्चन, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि चमगादड़ों का ये गुण हमको मिल जाए कि वायरस आए बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जैसे हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया होते कि नहीं होते हैं, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, यदि वो ना हो तो नुकसान होता है ना। तो वैसे ही इस पे बात चल रही है कि इसमें ऐसे कौन कौन सी चीजें ली जाए। अब जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है कि बैट क्या है? ये रेप्टाइल है, एवीज है, पक्षी है, मैमल है, ठीक है, पता है कि नहीं पता आपको? ठीक है, एम्फीबियन है, पाइसेस है। ये 5 कैटेगरी आप पढ़ते हो पूरी जॉलजी में। कौन कौन से? पाइसेस मतलब फिशेस, एम्फीबियन मतलब पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स, जैसे सांप है, छिपकली है, ये आपने देखा होगा, ये रेप्टाइल्स कहे जाते हैं। ठीक है, फिर चौथा कौन सा? अभी से आ जाए मैमल्स पे, एवीज, एवियंस। ये कौन है? उड़ने वाले लोग, भाई लोग ये हैं, उड़ते हैं। ठीक है, और 5वें हैं मैमल्स। तो ये जो बैट्स हैं ये किस में आते हैं? क्यों भाई वेदांत, मैमल्स क्यों? ये तो उड़ते हैं। ठीक है, ये मैमल्स में ही आते हैं। जिसको नहीं पता वो लिख लो, मुझे ये लग रहा था कि सबको पता होगा कि ये मैमल्स हैं। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं? मैमल्स में। गाय भैंस मैमल्स में, वेल मैमल्स में। गुड, ये सब मैमल्स हैं। ठीक है, क्लियर? ये सब तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये पता है कि नहीं पता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो आपको ये पता होगा कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो कैसे पहचानोगे अंडे देगा कि बच्चे देगा? कैसे पहचानोगे? चूहा अंडे या बच्चे? कौन बोला? कौन बोला? अरे कोई हाथ तो उठाओ। चूहा अंडे देता है, बच्चे देता है? हैं? अरे तो कम से कम दम से तो बोलो, कौन बोल रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं बच्चे देता है चूहा? क्या भाई, क्या कर रही हो नवप्रीत? चूहिया देती है बच्चे। चलो अच्छा, अब ये बताओ, जो ये चमगादड़ है, ये अंडे या बच्चे? बच्चे। एक कॉमन सेंस की बात होती है कि थोड़ा सा ध्यान रखना, जिनके कान बाहर दिखते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान एक्सटर्नल ईयर से वो बच्चे देते हैं। ठीक है, और जिनके कान बाहर नहीं दिखते, ये मोटा मोटा है, एक्सेप्शंस भी हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं वो बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक को हम बोलते हैं ओविपैरस और एक को बोलते हैं विविपैरस। ओविपैरस उनको बोलते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपैरस उनको बोलते हैं जो बच्चे देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि चमगादड़ एक मैमल है और हम भी मैमल हैं, है ना। ये भी बच्चे देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी विविपैरस है, यंग वंस। ठीक है, तो इसकी वजह से याद रखिएगा कि यदि पूरे वर्ल्ड में जितने मैमल्स हैं उनका 1/5 तो यही है, बैट्स। मतलब अपने से ज्यादा जनसंख्या बैट्स की है इस वर्ल्ड में। कभी तुमसे पूछा जाए कि बैट्स ज्यादा है कि ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? बैट्स ज्यादा हैं, अपने से ज्यादा चमगादड़ हैं। ठीक है, और इसकी स्पीशीज भी बहुत है, एक आध स्पीशीज नहीं है, मतलब मोर देन 1400 स्पीशीज हैं इसकी। और बहुत छोटे से लेकर के और बहुत बड़े बड़े बैट्स भी हैं। जैसे एक बम्बल बी बैट है, बम्बल बी बैट, बम्बल बी। आपको पता है बम्बल बी बैट का वजन कितना होता है? कितना होता है? 2 किलो, 20 किलो, 200 किलो, कितना होता है इसका? क्यों नौप्रीत? अरे तुम लोग गूगल करने लगे, बता दो तुम्हें। है 2 ग्राम होता है इसका। कितना होता है? 2 ग्राम। ठीक है, और जो फ्लाइंग फॉक्सेस हैं,
याद है ना, जिसकी वजह से निपा मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको। निपा में कौन सा वायरस, कौन सा बैट कॉज बन रहा था? फ्लाइंग फॉक्सेस। ठीक है, इसका जो विंग स्पैन है वो 1.5 मीटर है, 5 फीट, इतना ही चौड़ा होगा, थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, और वजन है तकरीबन 1.5 किलो। हल्के तो होते हैं। क्लियर? अब देखो, यदि तुमको पता हो तो बैट्स क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, फूल, पत्ती, पराग, सब खाते हैं ये। तो पॉलिनेशन में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह से कीड़े मकोड़े खा लेते हैं तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कहानी ये हो गई कि यदि हम बैट के वायरोम को पहचाने कि कौन कौन से वायरस इसके अंदर हैं और हम उसका इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों को हम जड़ से मिटा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? तो अब जरा ये समझिए कि हमारा कहना यह है कि हम इसमें दो चीजें देख रहे हैं। एक तो यह कि हम अपने आप को चेंज करते चले जाएं। तो बैट में अपने आप को चेंज करने की बड़ी विशेषता होती है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन ने। याद है आपको? नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि जो लोग चेंज हो जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, और जो लोग चेंज नहीं होते वो खत्म होते चले जाते हैं। बेहतर वाले सरवाइव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है उसमें। ये नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन में हमारे अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं। वैसे तो जेनेटिक चेंजेस की बात डार्विन ने नहीं कही थी, क्योंकि डार्विन को जेनेटिक चेंजेस के बारे में पता ही नहीं था। उस समय तक जीनोम की बात नहीं होती थी। ये जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हम जीन्स की बात करते हैं। जब हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं तब हम जीन की बात करते हैं। तो ये जो जीन है, यदि हमारे अंदर चेंज हो जाए, चाहे आर्टिफिशियली, चाहे इंड्यूस्ड या ऑटोमेटिकली, होता है चेंज हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। जैसे यदि आप देखें तो जेनेटिक म्यूटेशन तब हो जाता है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाए, एक्सरे ज्यादा आप करवा लो। जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो हमको अच्छी तरफ ले जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो हमको खत्म करने लगते हैं। यही हमारा प्रोसेस है इवॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही थे, कभी हम बंदर भी थे। धीरे धीरे म्यूटेशन होता गया, हम चेंज होते गए, म्यूटेशन होता गया, चेंज होता गया, आज हम ऐसे हो गए। कल की तारीख में हो सकता है और कुछ हो जाए, हम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो आज आपको लगता है कि हम सबसे बढ़िया वाले क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हो सकता है कल हम ही लोग कुछ और म्यूटेट होकर के इवोल्यूशन में आगे बढ़ जाएं। तो इसकी वजह से याद रखिएगा कि जो हम म्यूटेशन देख सकते हैं, यदि हम बैट के वेरोम के रिजर्वायर को यूज करके और कुछ चेंजेस ले आए, तो बहुत सारी बीमारियों से हमारी बचत हो सकती है, जिसमें एक बीमारी कैंसर भी है। ठीक है, और इससे हम प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं। जैसे निपा है, हमारा कोविड है, या आगे आने वाले कुछ इस तरह की बीमारियों के बारे में ये हम पता कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये सब वायरस होने के बाद भी ये बीमार नहीं पड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो कौन कौन सी इसकी जीन में, यदि हम अपने जीन में वो एडिटिंग कर लें तो हमारी भी बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारा जो जेनेटिक कोड है उसमें एडिटिंग होती है तो कोई और नुकसान तो नहीं होता है आगे चल करके। इस बात पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को यदि देखोगे तो यही एक पूरी कहानी है जिस पर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर? तो ये आगे की एक कहानी चलने वाली है, इस पर आप दिमाग ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा। रखेंगे याद आपको इसको? क्यों भाई? तो चाइना और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना का बहुत ज्यादा, लेकिन हमने रैपिड इन्वेस्टमेंट शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एनर्जी हो, डिजिटल हो। इसके अलावा
इंक्रीजिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, जो वहां पे स्टैग्नेंट हो चुका है बल्कि डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां बढ़ रहा है। तीसरी बात या चौथी बात, वी विल सून बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ड्यू टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। देन वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जब आप लिखने जाओगे तो इसमें देख लेना कि हम कितने % आगे जा रहे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा वी आर वर्किंग फॉर आर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशंस, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि कभी भी यदि किसी एक चीज में हमारा एक्सपोर्ट कम हो या लल पीरियड आ रहा हो तो दूसरे एक्सपोर्ट्स हमारे बेहतर काम कर जाएं, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, इससे यील्ड बढ़ेगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे और रूरल इनकम बढ़ेगी। रूरल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंड्यूस्ड इकोनॉमी हो जाएगी हमारी। इसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी वही चीज करेगी लेकिन इससे हमें एमएसएमईज को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके अलावा हमारे गांव में महिलाएं जो हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं अभी, खासतौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। देन ड्यू टू रैपिड इनोवेशंस एंड एनहांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हमारे फॉरेक्स इनकम बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहां मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा हो रहा है। इसकी वजह से दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो तो एफडीआई अट्रैक्शन बढ़ा है, आज का अखबार जो कह रहा है, ठीक है। Then we are working towards simplification and streamlining of regulations, licensing and compliance process